3 साल पहले दुनिया को विनाश से बचाने वाले महान योद्धा किम जुह्युक थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि देवता नक्षत्र भी उनके शिष्य बन गए। लेकिन विनाश के टॉवर को नष्ट करते समय वे भी नष्ट हो गए। एक शांत 17 वर्षीय छात्र के शरीर में पुनर्जन्म लेते हुए हमारा एमसी दुनिया की सबसे बड़ी अकादमी वल्लाह में प्रवेश करता है, जहां कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। चाहे महान सदनों के उत्तराधिकारी कितने भी अहंकारी क्यों न हो, अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए अपने नक्षत्रों की शक्ति पर भरोसा करते हुए उनके पास कोई मौका नहीं है। किम अपनी बेजोड़ ताकत से उन सभी को अपमानित करता है। आखिरकार ये नक्षत्र कभी उनके शिष्य थे और अब उन्हें देवताओं के रूप में पूजा जाता है। फिर भी समय ने उन्हें बदल दिया है। वे सभी अपनी याददाश्त खो चुके हैं और अब अपने गुरु को पहचान नहीं पाते, हालांकि उनमें से प्रत्येक अभी भी अपने अपने तरीके से उन्हें खोज रहा है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। आइए इस अकादमी के बारे में और जानें कि यह सब कैसे शुरू हुआ। सबसे प्रतिष्ठित शिकारी प्रशिक्षण संस्थानों में से एक वल्लाह में हर साल हजारों लोग इस उम्मीद में आवेदन करते हैं कि वे इसका नाम आगे बढ़ा सकें। लेकिन हर 500 में से सिर्फ एक को ही प्रवेश मिलता है। एडमिशन के बाद भी 150 से भी कम छात्र ग्रेजुएशन तक पहुंच पाते हैं। प्रतियोगिता तुरंत शुरू हो जाती है, यहां तक कि ओरिएंटेशन के दौरान भी। वल्लाह के शीर्ष युद्ध प्रशिक्षक ली सैन नए प्रशिक्षुओं का निरीक्षण करते हैं। उन्हें लगता है कि काम का बोझ बहुत ज्यादा है, जब कोरिया के प्रतिष्ठित युशिन परिवार का सदस्य यूमिन उनके पास आता है। ली सैन को लगता है कि वह अपनी भतीजी सोयोन की जांच करने के लिए वहां आया है। यूमिन ने पुष्टि की और बताया कि युशिन परिवार को सोयोन से बहुत उम्मीदें हैं, जो एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है। शक्तिशाली युशिन परिवार में जन्मी सोयोन ने छोटी उम्र से ही असाधारण क्षमताएं प्रदर्शित की। 10 साल की उम्र में उसका मान स्तर हाई स्कूल के छात्रों के बराबर था। 13 साल की उम्र में वह अपनी तलवार में मैना भर सकती थी और 16 साल की उम्र में उसने अपने ही परिवार के सदस्यों को युद्ध में हरा दिया। ली ने अपने रिकॉर्ड की समीक्षा की और कुछ भी नया नहीं पाया, जब तक कि यूमिन ने खुलासा नहीं किया कि वह युशिन परिवार के संरक्षक नक्षत्र के साथ संवाद कर सकती है, जो एक दुर्लभ क्षमता है। कोरिया में 5 कुलीन परिवार अपने संरक्षक नक्षत्रों के साथ एक विशेष संबंध साझा करते हैं, जिससे उन्हें असाधारण शक्ति मिलती है। युशिन परिवार तलवार देवता का अनुसरण करता है, जबकि अन्य परिवार अपने अपने नक्षत्रों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जैसे कि भाला संत और मुट्ठी राजा। ये अनोखे आशीर्वाद उनके सदस्यों को बेहतर प्रतिभा और कौशल प्रदान करते हैं। ये स्वीकार करते हैं कि सोयोन को ऐसी क्षमता रखने के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए। यूमिन फिर अपनी भतीजी की प्रगति के बारे में पूछता है। जैसे ही वे अपना ध्यान स्क्रीन पर लगाते हैं, युशिन परिवार की सबसे बड़ी बेटी सोयोन किम जुह्युक का सामना करती है। ली ने नोट किया कि वह बेहद शांत लग रहा है। यूमिन को आश्चर्य होता है कि क्या उसने सोयोन की ताकत को जानते हुए पहले ही हार स्वीकार कर ली है। जैसे ही मैच शुरू होता है, सोयोन तलवारबाजी की बेहतरीन तकनीक और सटीक मन नियंत्रण का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ती है। ली प्रभावित होती है, लेकिन एक चौंकाने वाले मोड़ में किम उसे एक ही चाल में हरा देता है। दर्शक दंग रह जाते हैं और वह सहजता से आश्चर्य करता है कि हर कोई इतना कमजोर क्यों लग रहा है। 300 साल पहले किम, जिसे मार्शल गॉड के रूप में जाना जाता है, ने दुनिया के विनाश को रोकने के लिए टॉवर ऑफ डिस्ट्रक्शन के बॉस बार्च के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अंत में वह बार्चा को मारने में कामयाब रहा, जिससे टॉवर प्रभावी रूप से नष्ट हो गया। जैसे ही उसके सामने एक स्क्रीन आई, उसने पुष्टि की कि बॉस की मौत के कारण टावर ढह गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या बार्चा को खत्म करना टावर के विनाश का कारण था। अपने अतीत पर विचार करते हुए उसे याद आया कि कैसे एक शिकारी के रूप में उसका जीवन बचपन से ही बिना रुके काम करने वाला था। जब वह धन और पहचान प्राप्त कर चुका था, तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। किम ने कुछ समय के लिए सोचा कि क्या अपने शिष्यों को लाने से कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन अंत में उसे सच्चाई पता चल गई। ताकत हमेशा से ही सब कुछ रही है। अगर वे उसके साथ होते तो भी उनकी किस्मत वैसी ही रहती। 3 शताब्दियों बाद विनाश के टॉवर के मालिक को हराने के बाद उसने खुद को 17 वर्षीय के रूप में पुनर्जन्म लेते हुए पाया। हालांकि जीवन के अपने दूसरे मौके से संतुष्ट, उसने पाया कि उसका शरीर कमजोर और युवा हो गया था। हालांकि मार्शल देवता के रूप में उनका ज्ञान बरकरार रहा। उनका मानना था कि एक बार समायोजित होने के बाद
वह आराम और सहजता का जीवन जी सकते हैं। लेकिन उनकी योजनाएं तब बाधित हुई जब एक पारदर्शी स्क्रीन उनके सामने आई, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि 5 साल में विनाश का एक टॉवर फिर से खड़ा होगा। उसके मन में पश्चाताप की बाढ़ आ गई। उसे मौका मिलते ही जहाज को लावा में फेंक देना चाहिए था। अब इतिहास खुद को दोहराने की धमकी दे रहा था। दृढ़ निश्चयी होकर उसने इस बार टॉवर को पूरी तरह से नष्ट करने का संकल्प लिया और सुनिश्चित किया कि कुछ भी न बचे। फिर एक और संदेश आया, जिसमें उसे अपने हथियार और यादें तीसरी मंजिल पर वल्लाह के भीतर दाईं और 5वें कमरे में वापस लाने का निर्देश दिया गया। हालांकि वह हथियारों के महत्व को समझता था, लेकिन यादों के उल्लेख ने उसे हैरान कर दिया। उसका पहला उद्देश्य स्पष्ट था, उसे वल्लाह को खोजना था। चौथे दिन वल्लाह में शीर्ष 10 प्रतियोगिता शुरू होती है और एक घोषणा प्रतिभागियों को मैदान में बुलाती है। यह सुनकर किम बहस करता है कि क्या उसे जाना चाहिए। अंत में वह अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। ली ने देखा कि इस आयोजन में असामान्य रूप से बड़ी भीड़ जुटी है, क्योंकि सभी 5 महान परिवारों का भाग्य इस समय एक साथ आता हुआ प्रतीत होता है। हालांकि ज्यादातर ध्यान एक उभरते हुए सितारे ओह सेह्युक ओहसून परिवार के सबसे बड़े बेटे पर है। किम के प्रतिद्वंद्वी सेह्युक ने उसे परखा। बड़े आदमी को याद आता है कि यह वही फाइटर है जिसने पहले दिन सोयोन को हराया था। हालांकि उसे पहले उसे ज्यादा देखने की याद नहीं है। अगर वह जीत जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा और साख बढ़ जाएगी। आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ सेह्युक उसे बताता है कि वह उसे कुचल देगा। और इसके साथ ही मैच शुरू हो जाता है। साहित्यिक रणनीति या मार्शल आर्ट में कौशल की कमी के बावजूद सेह्युक में एक जन्मजात प्रतिभा है जो दूसरों से बेजोड़ है। न्यूनतम प्रशिक्षण और बिना किसी मान के भी उसकी शक्ति तेजी से बढ़ती है, जिससे वह अधिकांश योद्धाओं की क्षमताओं से परे करतब हासिल कर सकता है। वह एक असाधारण काया के साथ पैदा हुआ है, जिसे बनाए रखने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है, जो उसे युद्ध में एक प्राकृतिक प्रतिभा बनाता है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, किम अपनी प्रभावशाली शारीरिक शक्ति को स्वीकार करता है, यह मानते हुए कि यह उसे शक्ति के शुद्ध परीक्षण में वास्तविक लाभ देता है। हालांकि वह समझता है कि केवल कच्ची ताकत ही जीत की गारंटी नहीं है। युद्ध में सफलता केवल क्रूर बल से अधिक पर निर्भर करती है। अपने प्रतिद्वंद्वी की जबरदस्त शारीरिक शक्ति के बावजूद किम मार्शल आर्ट में अपनी महारत के माध्यम से लड़ाई पर हावी रहता है। प्रतिद्वंद्वी की हरकतों को समझने की क्षमता महत्वपूर्ण है और वह हर मौके का फायदा उठाता है। संतुलन की कमी हार की ओर ले जाती है और एक सही जगह पर वार करके वह अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचे गिरा देता है। हालांकि उसे अपनी पिछली जिंदगी की तुलना में अपनी ताकत में थोड़ी गिरावट नजर आती है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि इससे राक्षसों का शिकार करने या शीर्ष स्तर के शिकारी के रूप में अपनी स्थिति को फिर से हासिल करने की उसकी क्षमता में कोई बाधा नहीं आएगी। भीड़ में हड़कंप मच जाता है। समाचार रिपोर्टर अप्रत्याशित परिणाम को कवर करने के लिए भागदौड़ करते हैं। सेह्युक जो अभी हुआ उसे समझ नहीं पाता, जमीन पर गिर जाता है, लेकिन प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे फिर से मारा जाता है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मैच का फैसला इस तरह के सीधे हमले से होगा। अपने बेटे की अपमानजनक हार को देखकर ओहसिन परिवार का मुखिया पहला राजा ओहचुल्शिन गुस्से से उबल पड़ता है। उनका मानना है कि अगर सेह्युक ने सिर्फ ताकत पर ध्यान दिया होता और मार्शल आर्ट को नजरअंदाज किया होता तो भी उसे अपने किसी भी साथी के हमले से आसानी से बच निकलना चाहिए था। फिर भी किम के खिलाफ वह विफल हो जाता है। सेह्युक के पिता जानते हैं कि उसने नियंत्रण खो दिया है और स्थिति को बदलने के एक लापरवाह प्रयास में उसने जादू का एक दुर्लभ विस्फोट किया, जिससे लड़ाई तुरंत खत्म होने की उम्मीद थी। उसने अपना वजन बदल दिया, यह सोचकर कि किम को अचानक से पकड़ लिया जाएगा। हालांकि जिस क्षण सेह्युक ने अपना कदम उठाया, हमारे लड़के ने पहले से ही जवाबी हमले की योजना बना ली थी। आगे की सोचने और रणनीति बनाने की उसकी क्षमता असाधारण है, जो उसे प्रतियोगिता से अलग बनाती है। चुल्शिन अब उसकी क्षमता से पूरी तरह वाकिफ है, एक साहसिक घोषणा करता है। वह उसे किसी भी कीमत पर ओहसिन परिवार में शामिल करेगा। इस बीच भीड़ उसका नाम जपती है, जिससे उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलता है। जब वह उनकी जय जयकार सुनता है तो किम को उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा में मजा आता है। कुछ लोग उसे नूना के नाम से भी पुकारते हैं, जो कि आमतौर पर सैन्य अनुभव वाले लोगों के लिए आरक्षित उपाधि है,
जबकि वह सिर्फ 17 साल का है। इसके बाद उसका सामना चोई परिवार की दूसरी बेटी चोई आहरिन से होता है। जैसे ही मैच शुरू होता है उसे तुरंत एहसास होता है कि वह पहले हमला करने के लिए उसका इंतजार कर रही है। वह उसकी सामरिक जागरूकता के लिए उसका सम्मान करता है। वह स्थिति को बाकी लोगों से बेहतर समझती है। वह अपनी तलवार निकालती है, चोई परिवार की अनुकूलनशीलता की अनूठी क्षमता पर अपनी महारत का प्रदर्शन करती है, एक ऐसा कौशल जिसे उसने सिर्फ 17 साल की उम्र में ही निपुणता से हासिल कर लिया था। जब आहरिन हमला करती है तो उसकी तकनीक उसके हमलों की भविष्यवाणी करना मुश्किल बना देती है। फिर भी वह अनजाने में अपनी निगाहों से अपने अगले कदम का पता लगा लेती है। किम जल्दी से अनुकूलन कर लेती है, जिससे उसके लिए साफ वार करना असंभव हो जाता है। जब वह उसके ब्लेड पर वार करता है तो उसे ऐसा नहीं लगता कि वह ठोस धातु पर वार कर रहा है, लेकिन वह शांत रहता है। वह उसे एक सवाल के साथ चुनौती देता है, जिससे वह प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर हो जाती है। फिर एक निर्णायक वार के साथ वह उसे निहत्था कर देता है। उसकी तलवार जमीन पर गिर जाती है और इसके साथ ही मैच खत्म हो जाता है। हमारा लड़का जीत जाता है, रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लेता है। रिपोर्टर उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, उसकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक। वे उससे सवालों की बौछार करते हैं। कुछ लोग उसे अपने चुनाव में शामिल होने के लिए कहते हैं। कुछ लोग तो यह भी वादा करते हैं कि अगर वह उनके समूह में शामिल हो गया तो उसे बेहतरीन सेवा दी जाएगी। अंतहीन पूछताछ से निराश होकर वह उदासीन बना रहता है। जैसे ही किम प्रेस पर भड़कता है, पूरा सोशल मीडिया उसके गुस्से के बारे में बात करना शुरू कर देता है और कैसे वह शीर्ष रैंकिंग स्थान प्राप्त करने के बाद घमंडी हो गया। इस बीच शीर्ष 10 सदस्यों का आधिकारिक तौर पर वल्लाह में स्वागत किया जाता है, लेकिन युवा लड़के को पूरी प्रक्रिया नीरस लगती है। उसे स्क्रीन पर तीसरी मंजिल पर कमरा 5 से अपने हथियार और यादें वापस लाने का निर्देश याद आता है। उसे रुकने का कोई कारण नहीं दिखता, बस अंदर जाकर चला जाता है। इसके साथ ही प्रवेश समारोह समाप्त हो जाता है और छात्रों को एक आभासी युद्ध सिमुलेशन कक्ष में ले जाया जाता है। उनके प्रशिक्षक लीगून चोई गिल्ड के पूर्व प्रमुख उलझन के साथ कक्षा की व्यवस्था का आकलन करते हैं। पहली पंक्ति में 5 महान परिवार के प्रतिभाशाली लोगों में से 3 बैठे हैं, यूशिन परिवार से सोयोन, चोलून परिवार से आहरिन और ओहसून परिवार से सेह्युक। यादृच्छिक चयन के दावों के बावजूद प्रशिक्षक को यह संदेहास्पद लगता है कि इतने सारे शीर्ष प्रतिभाशाली लोग एक साथ आ गए और किम इस कक्षा में क्यों हैं। उसे आगे परेशानी दिखाई देती है और उसे एहसास होता है कि उसे जल्दी से अधिकार स्थापित करना होगा। खुद को कक्षा प्रशिक्षक के रूप में पेश करते हुए वह अचानक एक बटन दबाता है, जिससे सभी लोग अफरातफरी में पड़ जाते हैं। भ्रम की स्थिति तब फैलती है जब छात्र खुद को खुले प्रांगण में पाते हैं। वह रक्तपात की भावना फैलाता है, जिससे एक सुरक्षात्मक अवरोध बनता है जो उन्हें आसपास के राक्षसों से छुपाता है। जब हर कोई राक्षस वातावरण को समझ रहा होता है तो प्रशिक्षक किम से पूछता है कि क्या वह अकेले सभी राक्षसों का ख्याल रख सकता है। वह पुष्टि करता है, लेकिन प्रशिक्षक को लगता है कि उसका आत्मविश्वास अहंकार है। वह जानता है कि ज्यादातर छात्रों ने राक्षसों के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा है और कभी वास्तविकता में उनका सामना नहीं किया है। युवक के अहंकार के डगमगाने की उम्मीद करते हुए वह उससे कहता है कि वह दिखावा करना छोड़ दे और बस यह स्वीकार कर ले कि वह ऐसा नहीं कर सकता, ताकि वे आगे बढ़ सकें। लेकिन पीछे हटने के बजाय किम मुस्कुराता है। प्रशिक्षक चिढ़कर पूछता है कि इसमें इतना मजाक क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर इसे आपको देखना है और तो हमें सपोर्ट कीजिए।